अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका 2 डिजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए। 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई हम लिखते हैं, ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक ना, जहां पर x जो है यू आपका टेंस प्लेस है और y आपका यूनिट प्लेस है। क्लियर हो गया, ठीक ना। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हर बार x और y ही हो, यहाँ पर आपका y जो है x के जगह भी आ सकता है और x जो है y के जगह भी आ सकता है। जब यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज दैट 10y प्लस x लिखते हैं, तो यहाँ पर जो x अब ये यूनिट प्लेस का काम करेगा और जो y वो आपका टेंस प्लेस का काम करेगा। समझ में आ गया? तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जरा देखिए। यहाँ पर लिखा है 2 डिजिट का नंबर है जो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 6 है। और अब बोला कि जब 9 को हम क्या करते हैं, उस नंबर में ऐड करते हैं, किस नंबर में, 2 डिजिट के नंबर में, तो जो डिजिट्स इंटरचेंज कर लेता है अपने प्लेस को। तो बताइए कि आपका वो नंबर क्या है। नंबर आपसे पूछा है, यूनिट प्लेस क्या है, टेंस प्लेस क्या आपसे नहीं पूछा है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं, लेट, कुछ भी मान सकते हैं ना, मैं यूनिट प्लेस को x मान रहा हूं। लेट यूनिट प्लेस इक्वल टू x हो गया, तो जो आपका टेंस प्लेस होगा, टेंस प्लेस वो कितना होगा आपका y मान लिया। यहाँ पर 2 वेरिएबल लिया है, लेकिन बाद में हम इसको एक वेरिएबल में चेंज कर देंगे, वो चेंज करने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर वो कितना होगा, क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई लिखते हैं, यानी x के यहाँ टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस में हमारा क्या है, y है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 10y प्लस x लिखेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टेंस प्लेस आएगा, तो टेंस प्लेस को आपने क्या माना, y माना है, और यूनिट प्लेस को आपने x माना है, तो 10y प्लस का x होगा। उसके बाद ओरिजिनल नंबर हमारा आ गया। अब क्या करना है, न्यू नंबर आप निकाल लीजिए। जब न्यू नंबर निकालिएगा तो बस डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना है, तो जो टेंस प्लेस था वो बन जाएगा यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस तो बन जाएगा टेंस प्लेस, तो 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़िए क्या बोला है कि आपका जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है, तो डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या आपका था, एक्स वाई है ना, वो कितना के बराबर, 6 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है, ओके। अब आप क्या कीजिए, 9 को जो ऐड किया इस नंबर में वो वाला लिखिए। तो नंबर आपका क्या था, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स और प्लस का 9। जब हमने क्या किया, नंबर में जो हमारा नंबर था 10y प्लस एक्स, इसमें 9 को ऐड किया, तब हमें क्या मिला, वो आपका जो प्लेसेस को इंटरचेंज करने के बाद जो आपका नंबर बना उसके बराबर है। तो हमारा न्यू नंबर क्या था, 10x प्लस वाई के बराबर है ना। अब आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये आपका क्या है, y को इधर लाइए, 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x और प्लस का 9 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। हो गया ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा, 9y और ये माइनस का 9x और प्लस का 9 बराबर का 0। सब जगह से 9 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स प्लस 1 बराबर का 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर y प्लस का 1, ये लिख सकते हैं। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। बन गया ना, ठीक है ना। अब आपका एक इक्वेशन है x बराबर वाई प्लस 1 और एक आपका एक्स वाई बराबर 6 है। तब आप क्या कीजिए, जहां पर x है वहां पे y प्लस 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए, तो ये जो इक्वेशन 1 था इसी को यूज कीजिए, x की जगह में वो पुट करा y प्लस का 1 और इंटू वाई बराबर का 6 हो गया। तो y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर और प्लस का y बराबर माइनस का 6 बराबर का 0 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3y माइनस का 2y माइनस का 6 बराबर का 0। तो y कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस का 3 माइनस 2 कॉमन लीजिए, तो y प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है, तो y प्लस का 3 और y माइनस का 2 बराबर का 0 हो जाएगा। तो एक y बराबर आपका आएगा माइनस का 3 और एक y बराबर आएगा 2। तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो नंबर है आपका नेगेटिव नहीं होगा। आपका डिजिट्स को भी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, डिजिट्स तो आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही होता है, तो वो तो नेगेटिव होगा नहीं ना, ठीक ना। नेगेटिव नंबर डिजिट से ही बनते हैं, लेकिन डिजिट तो नेगेटिव नहीं होगा, इससे माइनस नहीं होगा, y बराबर 2 होगा। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे वो नंबर पूछा गया है, तो y क्या था आपका, टेंस प्लेस था, यूनिट प्लेस क्या आपका x है, तो आप x निकाल लीजिए फ्रॉम 2 x बराबर निकालिए तो क्या लिखिएगा, y प्लस का 1, y कितना है 2 प्लस का 1 कितना आया 3 आया। तो आपसे जो नंबर पूछा, नंबर जो पूछा 2 डिजिट का नंबर, वो क्या होगा, आप जो है इसमें पुट कर दीजिए 10y प्लस एक्स में, 10y प्लस एक्स में पुट कीजिए।
तो 10 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, प्लस का 3, 23 आ गया, यही आपका आंसर होगा। और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए कोई भी नंबर कैसे लिखते हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे कितना आया है, देखिए 3 है, और टेंस प्लेस पे 2 है, तो आप डायरेक्ट भी 23 लिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक 2 डिजिट का नंबर है जो कुछ इस तरह से है कि उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 6 है, और जो नंबर है उसमें 9 हमने जब ऐड किया तो आपका डिजिट्स इंटरचेंज हो गया। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या है। तो मैंने क्या कि यूनिट प्लेस को x माना, टेंस प्लेस को मैंने y माना, और ओरिजिनल नंबर हमने निकाला 10y प्लस एक्स निकला। y आपका यहाँ पर टेंस प्लेस है और x आपका यूनिट प्लेस है। अब जब मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो न्यू नंबर क्या आएगा, 10x प्लस वाई होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 10x प्लस वाई होगा। इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना हो गया, x इक्वल टू वाई प्लस का 1 हो गया, ठीक ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे y के दो वैल्यू आ गए, एक y बराबर माइनस का 3 आ गया और एक y बराबर हमारा 2 आ गया। अब हमने क्या किया, जैसे नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं, पॉजिटिव नंबर सिर्फ होगा, तो y बराबर हमने 2 लिखा, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया ना। उसके बाद हमने क्या किया, x और y के वैल्यू को इसमें पुट किया और हमारा आंसर कितना आ गया, 23 आ गया। समझ में आ गया अच्छे से। आप यहाँ पर यूनिट प्लेस को x माना है, आप यूनिट प्लेस को y भी मान सकते हैं, टेंस प्लेस को x मान सकते हैं, जैसा आपका मर्जी हो आप कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका टाइप नंबर 7 है, जो कि आपका एज पर बेस्ड है। अब जरा एज वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसका एज है 10 ईयर्स, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, और उसके फादर का एज जो है वो है 40 ईयर्स, सपोज दैट। तो अगर मैं पूछूं कि 2 साल पहले बच्चे का एज कितना था, तो आप क्या करोगे, 10 ईयर्स में 2 ईयर्स को माइनस करोगे तो 8 ईयर्स बच्चे का एज था। तो जाहिर सी बात है, जब 2 साल पहले बच्चे का एज 8 साल है, तो फादर का एज भी 2 साल कम ही ना होगा। यानी आप क्या करोगे, 40 में से 2 को माइनस करोगे, है ना, तो आपका 38 ईयर्स निकलेगा। और यही मैं पूछूं कि 10 साल के बाद बच्चे का एज कितना होगा, तो आप 10 साल बच्चे के एज में भी जोड़ोगे, जो कि बच्चे का पहली प्रेजेंट एज 10 साल था, और अब कितना हो गया, 10 प्लस 10 20 ईयर्स का बच्चा हो गया। तो फादर कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स का हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो अगर आपको अगो बोलता है, आपको बिफोर बोलता है, ठीक ना, तो वहां पर आप जो भी एज है उसको माइनस कर दोगे, प्रेजेंट एज में से माइनस कर दोगे, तो आपका पास्ट में क्या एज था वो निकल जाएगा। लेकिन आपको बोलता है 10 साल बाद, या इन 10 ईयर्स, या 10 ईयर्स हैंस, ऐसा कुछ बोलता है, यानी फ्यूचर की बात बोल रहा है, तो उस केस में आपका जो भी साल दिया उसमें उसको क्या करो, प्रेजेंट ईयर में जोड़ दोगे। समझ में आ गया। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि 5 साल पहले एक औरत का जो एज है उसके बच्चे के एज के स्क्वायर के बराबर था, ठीक ना। और आगे बोला कि 10 साल बाद उस औरत का जो एज है अपने बच्चे के एज का दोगुना हो गया। तो बताइए कि 5 साल पहले बच्चे का एज कितना था, और वुमेन का प्रेजेंट बताइए कितना हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल दिया है, तो चीजों को समझना अच्छे से। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। हमने मान लिया कि लेट एज ऑफ सन 5 years अगो इक्वल टू x ईयर्स, यानी कि 5 साल पहले बच्चे के एज को मैंने x ईयर्स मान लिया। समझते जाइए, ठीक है। तो एज ऑफ वुमेन 5 years अगो कितना हो जाएगा, जो भी बच्चे का एज 5 साल पहले था उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये समझिए एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, 5 साल पहले बच्चे के एज को मैंने एक्स माना है, तो 5 साल पहले वुमेन का एज क्या था, बच्चे के एज का स्क्वायर था, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट एज निकालेंगे सन का, और प्रेजेंट एज निकालेंगे वुमेन का। तो 5 साल पहले ये था, तो प्रेजेंट एज कितना होगा, 5 साल दोनों में जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो निकालिए, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है, 5 साल पहले एक्स था तो उसमें 5 जोड़ेंगे ना। 5 साल पहले था, मान लीजिए मेरा 5 साल पहले सपोज दैट कितना एज था, 25 था, तो अभी मैं प्रेजेंट का निकालूंगा तो 30 होगा। समझ रहे हैं ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन आपका कितना हो गया, x+5 हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर 10 ईयर्स जब निकालेंगे, आफ्टर 10 ईयर्स
10 साल के बाद क्या होगा, तो 10 साल के बाद जो सन का एज होगा, सन्स एज, वो कितना होगा, x प्लस 5, ये प्रेजेंट एज है, इसमें 10 साल जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15 ईयर्स, होगा कि नहीं होगा। और उसी तरह से वुमेन्स एज जब निकालिएगा तो इसका कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है, उसमें 10 साल जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 15 हो जाएगा। ये वुमेन्स का प्रेजेंट एज हो गया, सॉरी फ्यूचर मतलब 10 साल के बाद का एज हो गया। तो यही तो बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 साल के बाद जो वुमेन्स का एज है बच्चे के एज का दोगुना हो गया। तो वुमेन्स का एज कितना है 10 साल बाद, एक्स स्क्वायर प्लस का 15 है, और बच्चे के एज 10 साल बाद दोगुना हो गया ना बच्चे के एज का, तो एक्स प्लस 15 और इंटू 2 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 15 इक्वल टू 2x और प्लस का 30। तो अब यहाँ से इक्वेशन बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 15, ये 30 इधर आया तो माइनस का 15 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया ना। अब 15 का तोड़ दीजिए तो बड़ा आसान है ये, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3x और माइनस का 15 बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ से आपने x को कॉमन लिया, x माइनस 5, यहाँ से 3 को कॉमन लिया, x माइनस का 5 बराबर का 0। तो x माइनस का 5 और x प्लस का 3 बराबर का 0, देयरफॉर x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 3। ये दो आंसर आ गया। एज कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये तो लेंगे नहीं, तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेने वाले हैं, ये वाला लेंगे ना। तो आपसे पूछा क्या था, 5 साल पहले बच्चे का एज कितना था, तो आप लीजिएगा देयरफॉर पहला का आंसर लिखिए, एज ऑफ सन 5 years ago। 5 साल पहले बच्चे का जो था वो 5 साल ही था, 5 साल था। और आपसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन पूछा, तो प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन कैसे निकालें, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन हमको निकालना है। तो देखिए ये कितना है प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का 5, तो 5 का स्क्वायर 25 से 5 कितना हो गया, 30 हो गया, तो 30 ईयर्स हो जाएगा। यही आपको करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 5 साल पहले वुमेन्स का एज जो है बच्चे के एज का स्क्वायर था, ठीक ना। तो 10 साल के बाद वुमेन का एज जो है वो बच्चे के एज का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 5 साल पहले बच्चे का एज कितना था और वुमेन का प्रेजेंट एज कितना है। तो हमने 5 साल पहले बच्चे के एज को x मान लिया, तो वुमेन का 5 साल पहले एज कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद हमने सन का प्रेजेंटेज एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 साल जोड़ देंगे तो वुमेन का 5 साल मतलब प्रेजेंटेज कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। अब 10 साल के बाद सन्स का एज हो जाएगा एक्स प्लस 15, तो वुमेन्स का एज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15। अब यही तो बोला था 10 साल बाद वुमेन्स का एज जो है बच्चे के एज का डबल हो गया, इसलिए मैंने किया एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा। इसको सॉल्व किया था हमारा एक्स बराबर 5, एक्स बराबर माइनस 3 आ गया। माइनस तो लेंगे नहीं, एज कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो 5 साल पहले बच्चे का एज कितना हो गया, 5 साल हो गया। तो आपका वुमेन का प्रेजेंटेज कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 सॉल्व किया तो कितना आ गया, 30 ईयर्स आ गया, आपका आंसर हो गया। ठीक ना। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे ये पूछ देता कि वुमेन्स का एज 5 साल पहले कितना था, तो कितना आंसर होता, 25 होता। अगर यही पूछ देता कि आपका 10 साल बाद बच्चे का एज कितना हो जाएगा, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, एक्स प्लस 15 जोड़ देते हैं, यानी कि 15 प्लस 5 20 हो जाता, और वुमेन्स का एज कितना हो जाता, 25 और 15 होता, जोड़ देते 40 हो जाता। समझ में आ गया, बस यही करना था इसमें। तो एज वाला एक टाइप क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं जिसका नाम है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इस पर बेस भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक रिवर है, ठीक है, ये हमारा रिवर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक पानी के जहाज को बना दिया है, ठीक ना, ओके। जरा ध्यान से देखिए, ठीक। और मान लिया कि इस बोट का जो स्पीड है उसको मैंने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर है ना उसका स्पीड है हमारा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपका
जो बोट का डायरेक्शन है वो आपका ये है, और रिवर जो बह रही है उसका भी डायरेक्शन आपका सेम है, मैंने मान लिया। ठीक है, तो उस केस में जब आपका रिवर और बोट दोनों का डायरेक्शन सेम हो उसे बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इस केस में आप क्या कीजिएगा, दोनों के स्पीड को जोड़ दीजिएगा, तो x प्लस वाई लिख दीजिएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा वाला। ये हमारा मान लिया रिवर है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमने पानी के जहाज को बिठा दिया इस तरह से। ठीक है, इसका स्पीड वही हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और रिवर का जो स्पीड है वो आपका y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब ये जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और नदी जो बह रही है आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो जब आपका रिवर का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो तो उस केस में इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। और दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आपके मन में पहला ही क्वेश्चन आएगा कि सर x माइनस वाई क्यों, y माइनस एक्स क्यों नहीं? तो जरा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। अगर नदी का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा और बोट का स्पीड कम होगा तो कभी भी बोट जो है नदी में स्थिर रह ही नहीं सकती है, वो ठीक से चल ही नहीं पाएगा। आप ही एक खूब तेजी से रोड जो है चल रहा है और आप उसमें बोलोगे दौड़ के दिखाओ, दौड़ पाओगे क्या? नहीं दौड़ पाओगे ना, आपको उसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो जनरली होता क्या है, रिवर का स्पीड कम होता है और बोट का स्पीड ज़्यादा होता है ना? तो बोट के स्पीड में ही से ही हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए और बोट का स्पीड आपका कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वहां पे बोलते हैं कि कोई प्रलय आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, नाव तो पलट जाएगा तुरंत अगर नदी का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और जनरली हम लोग बात करेंगे, डिजास्टर को छोड़ करके बात करेंगे। ठीक ना? तो रिवर का जो स्पीड होगा कम होगा मान के चलेंगे, और बोट का स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। यूजुअली अक्सर ऐसा ही मान के चलेंगे। ठीक ना? तो आपका बोट का स्पीड ज्यादा होगा और रिवर का स्पीड कम होगा, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किया और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई करेंगे। दोनों केस में x ही आपका ग्रेटर होगा। x क्या है? स्पीड ऑफ बोट है, और y क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर वगैरह है। समझ में आ गया? तो ये आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से रखना है। तो चलिए अब हम आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक मोटर बोट है जिसका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, तो हम लिख देते स्पीड ऑफ मोटर बोट। स्पीड ऑफ बोट की बात करते हैं, ये आपको दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये पानी में 12 किलोमीटर जो है वो जा रही है डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद ये 3 घंटे जो है टोटल टाइम लेती है वापस आने में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर हमको यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको में मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया? x किलोमीटर पर आवर। अब हमको यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों निकालना पड़ेगा, तो निकालिए डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड में दोनों को जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? 9 प्लस एक्स, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और जो अप स्ट्रीम स्पीड होगा वो कितना होगा? 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर होगा। अब बोट का स्पीड ज़्यादा है मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप टाइम का जो फॉर्मूला जानते हो, टाइम क्या होता है? स्पीड बाय डिस्टेंस या डिस्टेंस बाय स्पीड। देखिए, हम लोग सिंपल सा, जब भी कंफ्यूजन हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह का सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी, यहाँ लिखेंगे एस और यहाँ लिखेंगे टी। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तो मेरा तरीका है, मुझे ये आसान लगता है। कभी भी फॉर्मूले 3 वेरिएबल का होता है उसमें ये तरीका आप लगा सकते हैं। तो हमेशा जो प्रोडक्ट वाला होगा ना उसके वेरिएबल को ऊपर में रखिएगा, जो डिवीजन वाला होगा उसको नीचे रखना है। ठीक है, तो टाइम बराबर इस डिस्टेंस बाय स्पीड। देखिए यहाँ पर टोटल टाइम आपको 3 घंटे दिया है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में कितना टाइम लगा?
और अप स्ट्रीम स्पीड में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए 12 क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम ही होगा ना, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और स्पीड कितना हो गया 9 प्लस एक्स हो गया, प्लस और डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड है 9 माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल टोटल टाइम कितना दिया हुआ 3 घंटे दिया हुआ है। अब देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड को क्या बोलते हैं टाइम बोलते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड को क्या बोलते हैं टाइम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम के बराबर आ जाएगा, वही करेंगे ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पे आप 12 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1/9 प्लस एक्स और यहाँ 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, ठीक है ना। अब आप एलसीएम लोगे तो 9 प्लस का एक्स और 9 माइनस का एक्स हो जाएगा, 9 प्लस एक्स चला गया तो 9 माइनस एक्स बचा और प्लस का साइन 9 माइनस गया तो 9 प्लस एक्स बचा और यहाँ कितना बचा 1/12 बचा, ठीक सॉरी 1/4 बचेगा 1/4। अब ये देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स चला गया तो 9 और 9 जोड़ने पर 18 हो गया और 18 बाई कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81 होता है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 4 जा होता है 72 इज इक्वल टू 81 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को उधर लाइए तो कितना होगा 81 माइनस 72 की जगह 9 होगा तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, एक आपका प्लस का 3 और एक आएगा माइनस का 3 आएगा। तो माइनस तो लेंगे नहीं स्पीड कभी भी, स्पीड तो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव होगा हमेशा, है ना। तो इस वजह से देयरफॉर हम क्या बोलेंगे ये तो नहीं लेंगे हम केवल ये लेंगे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा आपसे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है तो कितना लिखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा 3 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर होने जा रहा है। समझ आया, चलिएगा फिर से समझ लेते हैं। एक मोटर बोट है जिसका स्पीड दिया है 9 किलोमीटर पर आवर और वो 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और वापस लौट रही है यानी कि अप स्ट्रीम भी करती है, ठीक ना। तो टोटल टाइम लगता है 3 घंटे, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों को कंप्लीट करने में, मतलब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और अप स्ट्रीम डिस्टेंस दोनों को कंप्लीट करने में टोटल टाइम लगता है 3 घंटे। तो आपको स्ट्रीम का स्पीड बताना है तो मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है। डाउन स्ट्रीम में दो बोट का स्पीड और रिवर का स्पीड दोनों को स्पीड को जोड़ते हैं, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड दोनों को आपस में माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया सबसे पहले बोट के स्पीड को दिया हुआ था, स्ट्रीम के स्पीड को कुछ मान लिया जो कि x किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों की स्पीड को जोड़ दिया, अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड को माइनस कर लिया। अब आपका टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड होता है तो हमने क्या किया दोनों केस में टाइम निकाला और दोनों को जोड़ के 3 के बराबर कर दिया। यहाँ टाइम दिया था इसे मैंने टाइम लिया है, आपको स्पीड देगा तो स्पीड के केस में लेना है, डिस्टेंस बोलेगा तो डिस्टेंस के केस में लेना है, बस उसको ध्यान में रखना है। दोनों को जोड़ा 3 के बराबर किया, इक्वेट किया, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बना आपका, है ना। और सॉल्व करने पर x बराबर +3 -3 आया। -3 क्यों नहीं लिया क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर। एक चीज और देखिए मैंने अक्सर बोला स्ट्रीम या रिवर का स्पीड आपके बोट की स्पीड से कम होगा, तो आप देखिए बोट का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर था और स्ट्रीम का स्पीड कितना आया 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। कुछ केसेस को छोड़ करके डिजास्टर वगैरह उसको हम लोग एक्सेप्ट करके छोड़ते हैं, उसको एक्सेप्ट कर देना है, उनको छोड़ के, है ना, एक्सेप्शन में आएगा। तो उसको छोड़ करके जनरली अक्सर क्या होता है, अक्सर आपका बोट का स्पीड ज्यादा होता है और रिवर का स्पीड कम होता है। समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आपका जो है ना पूरा दिमाग हिला के धर देगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर से कम नहीं आने वाला है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, सबसे पहला चीज हमको ये समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है और ये आपके कॉस्ट एंड रेट वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको समझिए ठीक से कि क्या आपको इसमें बोल रहा है। देखिए एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका कॉस्ट है 200 रुपीज, कपड़े का टुकड़ा है जो कि 200 रुपए का है, ठीक ना। आगे बोला कि अगर उस पीस ऑफ क्लॉथ को 5 मीटर लंबा कर दिया जाता है था तो उसका जो है अब जो कॉस्ट हो जाएगा वो 2 रुपये कम हो जाएगा, ठीक ना। अगर पीस को 5 मीटर लंबा कर देते थे तो आपका हर मीटर का जो दाम है क्लॉथ का वो 2 रुपये कम हो जाएगा। तो पीस का जो कॉस्ट है वो आपका चेंज नहीं हुआ है, ठीक ना। मतलब 5 मीटर पहले लंबा कर दिया गया तो आपका हर मीटर 2 रुपये कम हो जा रहा है, फिर भी आपका दाम वही रहने वाला है, ठीक है। तो बताइए कि आपका
पीस कितना लंबा था वो निकालना है, और ओरिजिनल रेट क्या था 1 मीटर का कॉस्ट क्लोथ का, वो आपको निकालना है, इसमें आपको बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू एक्स मीटर हमने मान लिया। देखिए यहाँ पर एक्स और एम में दोनों को दोनों वेरिएबल ही ना है, तो थोड़ा सा अंतर रखने के लिए हम एक्स को इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पीस ऑफ क्लोथ का लेंथ है एक्स मीटर, तो 200 रुपये दाम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स मीटर क्लोथ का दाम है 200 रुपये, तो 1 मीटर का दाम कितना वो निकल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आप जो है रेट निकाल लीजिएगा, रेट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, एक्स मीटर क्लोथ का दाम है 200 रुपये, तो 1 मीटर का कितना होगा 200/x रुपीज हो जाएगा, यानी कि रेट क्या निकलेगा 200/x रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर का दाम हो गया 200/x। अब आप क्या कीजिएगा, न्यू लेंथ निकालिएगा, न्यू लेंथ निकालिएगा, तो कितना होगा, पहले जितना भी था है ना उससे 5 मीटर ज्यादा हो गया, तो न्यू लेंथ हो गया x+5 मीटर हो गया। तो न्यू कॉस्ट कितना न्यू रेट कितना होगा, न्यू रेट कितना होगा वो देखिए जरा, दाम वही रहा ना, बोला ना दाम में कोई चेंज नहीं हुआ है, लिखा ना वुड हैव रिमेन अनचेंज, कॉस्ट वुड हैव रिमेन अनचेंज, यानी 200 रुपये लगने जा रहा है। तो 1 मीटर का मतलब कि न्यू लेंथ इतना है, तो x+5 मीटर का कॉस्ट है 200 रुपये, तो 1 मीटर का कितना वो निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वही लिखेंगे ना 200/x+5, 200/x+5, ये आपका रुपीज निकल जाएगा। 1 मीटर का दाम आपका न्यू लेंथ निकल गया, न्यू रेट निकल गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला है ना कि जब आपका 5 मीटर जो ऐसा होता है, तो आपका जो क्लोथ का 1 मीटर का लेंथ है ना वो 2 रुपये कम हो जाता है, 1 मीटर क्लोथ का दाम 2 रुपये कम हो जाता है। देखिए यहाँ भी मैंने 1 मीटर का रेट निकाला है, और यहाँ भी मैंने 1 मीटर का रेट निकाला है। अब यहाँ पर 2 रुपये जो कम हुआ, अब क्वेश्चन आता ये है कि सर दोनों में से किसका रेट ज्यादा है, पहले हमको ये पता कीजिए, बताइए। तो बताइए, दोनों का दाम तो सेम ही है, जब आपका न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में आपको मैंने क्या सिखाया, डिनोमिनेटर में जो जितना छोटा उतना बड़ा, और जो जितना बड़ा उतना छोटा होता है। तो आप बताइए इन दोनों में कौन आपका बड़ा होगा, 200/x या 200/x+5, तो आप देखिए यही ना ग्रेटर होगा, ठीक ना, यानी इसके 1 मीटर का जो रेट है ज्यादा होगा, इसके 1 मीटर का रेट कम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जो जितना छोटा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होता है, और जो जितना बड़ा उतना छोटा होता है। तो क्या करेंगे 200/x माइनस का 200/x+5 करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200/x माइनस 200/x+5 इक्वल टू 2 रुपीज। अब समझिए जरा इन दोनों माइनस क्यों किया, और ये दो क्या है, देखिए ये जो दो है ना ये बोला 2 रुपये कम हो गया 1 मीटर में, क्योंकि हमने जो रेट निकाला है 1 मीटर क्लोथ का रेट है ये 200/x, और ये भी 1 मीटर क्लोथ का न्यू रेट है 200/x+5। तो अब आपको फिर से बता दूं ये ग्रेटर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा जो नीचे वाले से क्या होगा बड़ा ही होगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 रखिए तो 200/10 कीजिए कितना आएगा 20 रुपीज आएगा, और यहाँ रखिए 10 प्लस मान लीजिए 5 रखा तो 200/15 कीजिएगा तो आपका 20 से कम ही आएगा, कॉमन सेंस भी लगाइए, ठीक ना। ओके, या मान लीजिए यहाँ पर आप रखते 20 और यहाँ पर रखते 10 सपोज दैट, तो आप क्या देख रहे हैं नीचे का वैल्यू जब कम है तो ऊपर का वैल्यू ज्यादा आ रहा है ना, आपका जो सॉल्व करके जो वैल्यू आ रहा है ज्यादा आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया जब आपका न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो जितना छोटा उसका वैल्यू उतना ज्यादा बड़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर उसका वैल्यू ज्यादा होने वाला है, जो भी आप एक्स का वैल्यू डालोगे इसमें ज्यादा ना आएगा, तो ये इसका वैल्यू डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू कम होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो ये वाला ग्रेटर, ये वाला आपका स्मॉलर है, ठीक है ना। तो ये इसमें से माइनस को हम इसको कर देंगे, और कम बोले इसलिए माइनस करना पड़ रहा है, ठीक ना। ओके, तो चलिए, या अब मान लीजिए आपको इस तरह से इसको नहीं करना है, आपको कुछ इस तरह से लिखना है, तो आप बात बराबर है, आपका बात बराबर है कि ये जो है ना ये आपका ऐसे करके लिख सकते हैं। 1 मिनट फिर से बता दो, देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, जो न्यू लेंथ आया है उसमें 2 रुपये कम हो गया है ना, 2 रुपये आपका क्या हो गया कम हो गया है। तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि देखिए 200/x में 2 रुपये कम आया है, तभी ये किसके बराबर है 200/x+5 के,
1 मीटर का जो अभी का लेंथ है वो है 200/x, उसमें 2 रुपये कम हो गया, तब ये 200/x + 5 के बराबर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बात वही ना होगा आपका, 200/x माइनस का 200/x प्लस का 5 इज इक्वल टू 2 हो गया, बात बराबर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो 1/x माइनस का 1/x प्लस का 5 इज इक्वल टू 2। 2 से ही जाएगा 200 कितना बार में, 100 बार में जाएगा, जाएगा ना। अब आप यहाँ पे लिखिएगा कितना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस का 5 और माइनस का x और डिवाइडेड बाई x² प्लस का 5x बराबर 1/100 हो गया। और ये x चला गया, तो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, देखिए इक्वेशन बन रहा है x² प्लस का 5x और ये 100 मल्टीप्लाई किया तो 500 माइनस हो गया तो 500 इधर हो गया, बराबर का 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस का 25x माइनस का 20x माइनस का 500 बराबर का 0। तो अब यहाँ पर आप देखिए x को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, x प्लस का 25 और 20 को कॉमन लीजिए तो भी क्या हो जाएगा, x प्लस का 25 बराबर का 0। अब दोनों जगह से x प्लस का 25 को कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 20 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आया, एक x बराबर माइनस का 25 आएगा जो कि नहीं लेंगे, नेगेटिव है, और x बराबर कितना होगा, 20 होगा, ठीक ना। तब आपसे जो जो पूछा है वो करते जाइए। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ जो कि x था हमारा, तो देयरफॉर के लिखिएगा लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ बराबर 20 मीटर, ये आ गया। और सेकेंड में आपसे पूछा है ओरिजिनल रेट पर मीटर, ओरिजिनल रेट पूछा है पर मीटर। तो ओरिजिनल रेट कितना है, 200/x है, तो 200/x कीजिएगा तो x कितना है, 10 है। x की जगह हम कितना डालेंगे, 10 डालेंगे, 10 नहीं सॉरी 20 डालेंगे। तो 20 डालेंगे तो सॉल्व करें कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 रुपये आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 10 रुपये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 मीटर का दाम कितना होगा, 10 रुपये आ गया, ठीक है। इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, देखिए अनदर मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत हार्ड नहीं है, चीज़ें आसान ही है। पहले तो वही चीज़ें, आपका लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ x मीटर होगा, रेट आप निकालोगे 200/x होगा। अब न्यू लेंथ आपका x प्लस 5 होगा, यहाँ से चेंज आएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, न्यू रेट नहीं निकाल करके आप क्या करोगे, कॉस्ट निकालोगे। कॉस्ट आपका तो 200 रुपये ही लेंगे। आप क्या करोगे, आप जो रेट है ना रेट निकाल लेंगे। रेट आपका 2 रुपये कम हो गया, तो देखिए देखिए ये वाला तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। न्यू रेट जब निकालिएगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, न्यू रेट। तो ये जो रेट है आपका 200/x, इसमें 2 रुपये क्या होगा, कम कर देना है, तो न्यू रेट निकल जाएगा। समझ रहे हैं, मैं फिर से बताता, देखिए मैंने लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ को x मीटर माना, रेट आपका है 200/x आया, न्यू लेंथ हो गया x प्लस 5। अब आप क्या कीजिएगा, न्यू लेंथ आपका आ चुका, न्यू रेट निकालना है। तो न्यू रेट क्या है, पहले वाले रेट से 2 रुपये कम है ना, तो पहले वाले रेट में 2 रुपये कम कर दिया। तो अब यहाँ पर आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कॉस्ट बराबर क्या होता है, रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू आपका जो भी है यहाँ पर लेंथ है ना, तो लेंथ ले लीजिए। यहाँ पर लेंथ यहाँ पर क्वांटिटी का काम करेगा। तो आप बताइए यहाँ पर आपका लेंथ न्यू वाला कितना हो गया, x प्लस का 5 हो गया, न्यू रेट हो गया, न्यू लेंथ हो गया। और न्यू रेट आपने निकाला कितना, 200/x माइनस का 2। और देखिए कॉस्ट तो आपको वही 200 रुपये रहने वाला है। इसको इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए। एक स्टेप में आपको पूरा सॉल्व करके यहाँ तक ले आता हूँ, बाकी सब कुछ वही है। देखिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस का 5 इंटू 200 माइनस का 2x है ना, ये x जो है उधर जाके चला जाएगा तो 200/200x हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लिया तो x हुआ तो 200 माइनस 2x बराबर का 200x हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 200x ये और आपका ये माइनस का 2x² और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 1000 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस का 5 टू 10x हो जाएगा, 10x बराबर आपका 200x हो गया, ठीक है। अब ये 200x प्लस ये दोनों खत्म हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर,
आप देखिए इसको उधर ले जाइए, तो 2x² प्लस का 10x और माइनस का 1000 बराबर का 0 हो गया। तो यहाँ से आप 2 जैसी कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, x² प्लस का 5x माइनस का 500 बराबर का 0। अब आप देखिए x² प्लस का 5x माइनस का 500 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद फिर से यही सॉल्व करना है और यही चीज़ आपको निकालना है। तो लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ 20 मीटर आ जाएगा और ओरिजिनल रेट पर मीटर आपका कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसी को बनाने का 2 तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा। तो देखिए एक क्लोथ है, पीस ऑफ क्लोथ है, ठीक ना, आपका जो 200 रुपये उसका दाम है, और अगर पीस ऑफ जो क्लोथ है उसका जो लेंथ है 5 मीटर ज़्यादा हो गया, लॉन्गर हो गया, तो आपका हर मीटर जो क्लोथ का दाम है वो 2 रुपये कम हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि जो कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आपसे 2 चीज़ें निकाला कि कितना क्लोथ का लेंथ था और ओरिजिनल रेट क्लोथ का क्या था 1 मीटर का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लोथ को x मीटर मान लिया, 1 मीटर क्लोथ का दाम कितना है, रेट कितना है, वो निकाला 200/x। वो समझ में आया, जब x मीटर का दाम 200 रुपये है तो 1 मीटर का दाम 200/x हो गया। न्यू लेंथ निकाला x प्लस 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर बढ़ रहा था, और न्यू रेट निकालेंगे 200/x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि जो आपका न्यू रेट निकला है वो 2 रुपये कम है पहले वाले से। तो पहले वाला कितना था 200/x, इसमें 2 रुपये कम करेंगे तो ये न्यू रेट के बराबर होगा, होगा ना। अब इसको सॉल्व किया तो ये आपका आ गया। अब आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हो, ये वाला नंबर जो है ज़्यादा आएगा सॉल्व करके, ये वाला नंबर कम आएगा, ये ग्रेटर होगा ये स्मॉलर होगा, उसी से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। सॉल्व कीजिएगा, आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करना है, फिर आपसे जो पूछा वो निकाल दीजिए। सेकंड मेथड में क्या किया हमने, लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ x मीटर रखना है, रेट निकालेंगे 200/x रुपीज ही निकलेगा, न्यू लेंथ भी x प्लस 5 मीटर आएगा, ये वाला बस चेंज होगा। न्यू रेट में बोला था ना कि पहले वाले रेट से 2 रुपये कम है, तो 200/x माइनस का 2 कर दिया। अब आप कॉस्ट इक्वल रेट इंटू क्वांटिटी होता है, तो कॉस्ट तो आपका 200 रुपये रहने जा रहा है, रेट आपका आपका जो रेट है 200/x माइनस 2 होगा, और लेंथ आपका x प्लस 5 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो इसको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है। देखिए एक शॉपकीपर है जो कुछ बुक्स खरीदता है 960 रुपीज़ में। अगर एक बुक का जो कॉस्ट है 8 रुपये कम कर दिया गया तो जो बुक्स का नंबर है वो आपका 960 रुपीज़ में ही 4 ज़्यादा मिलेगा, ठीक ना। तो आपसे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक दे दिया x रुपीज़, तो आपसे पूछा है कि इक्वेशन बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन का मतलब है। फिर से बता रहा हूँ कि एक शॉपकीपर है, कुछ बुक्स खरीदता है 960 रुपीज़ में, और बोला कि अगर 8 रुपये दाम जो है हर बुक में कम कर दिया जाए तो अब जो बुक्स उसे मिलेगा वो आपका 4 बुक ज़्यादा मिलेगा और दाम 960 रुपये लगने जा रहे हैं, ठीक ना। अगर हमारा एक बुक का दाम x रुपीज़ है तो आपका बताइए कि इक्वेशन क्या होगा, उसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन का मतलब था, 2 बार मैंने समझा दिया। चलिए अब बनाते हैं। देखिए यहाँ लेट तो मानने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी दे दिया ना। तो यहाँ पर जो आपको दिया उसको लिख दीजिए पहले, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वन बुक, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वन बुक आपको दिया है x रुपीज़, एक बुक का दाम है x रुपीज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा वो निकाल लीजिए, कितना बुक्स उसने खरीदा, नंबर ऑफ बुक्स बॉट 960 रुपये में ही खरीद रहा है ना, और उसको x से डिवाइड कर देंगे। क्यों, एक बुक का दाम x रुपीज़, तो 960 रुपये में कितने बुक मिलेगा, जो एक बुक का दाम उसे डिवाइड कर देंगे। अब आपका जो न्यू कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट कम कर दिया गया ना, 8 रुपये कम कर दिया गया, तो जो न्यू कॉस्ट है वन बुक का वो कितना होगा, x में 8 रुपीज़ को कम कर दीजिए, ठीक है ना, तो x माइनस 8 रुपीज़ हो जाएगा। अब नंबर बुक्स कितना होगा, 960/x-8 होगा, n होगा, क्योंकि दाम तो वही लगने जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे उसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है।
जब ऐसा किया तो उसको 4 किताब ज़्यादा मिला, ये नंबर बुक्स है, ठीक ना। तो आपको अब किसमें से किसको घटाएंगे वो बाद में करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि साफ साफ बोला कि 4 किताब आपको ज़्यादा मिलेगा। 4 किताब कब ज़्यादा मिला, जब आपका दाम जो था x माइनस 8 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाले से 4 ज़्यादा मिला ना, इट मीन्स आपका 960 बाई x माइनस 8 जो है वो किसके बराबर होगा, 960 बाई एक्स और प्लस का 4 होगा। अब जरा समझिए क्यों, जरा ध्यान से सुनिएगा। x प्लस 8 होता तो ये वैल्यू कम आता, यहाँ x माइनस 8 है, ये वैल्यू इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि ये अब इन दोनों में ये छोटा है ये बड़ा है, समझ रहे हैं ना। तो बस यही करने वाले हम लोग, या डायरेक्टली आप कर सकते हैं 960 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 960 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। बस देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा, इधर का जो नंबर है इससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात इसका वैल्यू छोटा आएगा। इसमें बुक्स कम भी आ रहा है, इसमें बुक्स ज्यादा, दाम कम हो गया है ना, कॉमन सेंस लगाइए, इसमें दाम ज्यादा था तो बुक्स कम मिलेगा, इसमें दाम क्या हो कम हो गया तो बुक ज्यादा मिलेगा, तो जाहिर सी बात ये बड़ा होगा और ये आपका क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, 960 को दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई क्या आएगा, x माइनस 8 आएगा और माइनस 1 बाई एक्स आएगा इज इक्वल टू 4। 4 से ये कटेगा 240 बार में। अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, ये x माइनस 8 चला गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, और ये x चला गया तो x माइनस 8 यानी कि माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 8। अब बराबर कितना होगा 1 बाई 240। अब x से x चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब 240 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 इंटू 8 होता है 192, तो ये प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में आएगा 1920 बराबर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 और 3 19, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, सही है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 1920 को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि आपको 8 आ जाए, तो ये तो मेरा ऑलरेडी पहले से ही बनाया जा चुका है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे करोगे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा और आपको खोजना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है कि आप एकदम एक बार में निकाल लोगे, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कैसे करना है सब मैंने आपको बताया है, आपको इसको फैक्टराइज करना है और खोजना है कौन से दो पार्ट ले जिसमें हमको 8 आ जाए। तो मुझे पता है इसमें -48 और आपका प्लस का 40 लेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि -48 में 40 को सॉल्व कीजिएगा तो -8x आएगा, और 48 इंटू 40 कीजिएगा तो 1920 आएगा, माइनस का 1920 बराबर का 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 48 होगा, ठीक है, और यहाँ से 40 को कॉमन लीजिए तो फिर से x माइनस का 48 होगा बराबर का 0, ठीक है। तो दो आ गया, एक आ गया x माइनस का 48 और एक आएगा x प्लस का 40 बराबर का 0 आ गया, तो दो हो गया वैल्यू, एक x बराबर 48 हो जाएगा और एक x बराबर माइनस का 40 होगा। और आपका जो कॉस्ट वगैरह है या बुक्स वगैरह जो भी होगा कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, यानी यही लेंगे। तो आपसे जो पूछा बस लिख दीजिए, तो x का वैल्यू पूछा था तो x का वैल्यू कितना होगा, यही होगा ना, x बराबर 48, यही आपका आंसर होगा। समझ गए अच्छे से, ठीक है ना। इसका जो अनदर मेथड है उसको देख लीजिए। अनदर मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। शुरू में तो जो एक बुक का ओरिजिनल कॉस्ट है वो ₹x रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ बुक्स जो बॉट किया 960 बाई एक्स, ये भी कोई चेंज नहीं होगा। न्यू कॉस्ट जो होगा एक बुक का वो भी x माइनस 8, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ बुक्स जो होगा वो चेंज होगा। तो अब देखिए, अब नंबर ऑफ बुक्स जो खरीदेगा वो कितना होगा, 4 ज़्यादा इसको मिलेगा ना। नंबर ऑफ बुक्स जो इसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 ज़्यादा, किससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना। तो पहले जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा मिलेगा, तो 960 बाई एक्स में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो पहले वाले जितना बुक में उसमें 4 बुक ज़्यादा मिला, तो ये इसके बराबर हो जाता है ना। अब आपको वही करना है, कॉस्ट वाला कॉस्ट कॉस्ट तो वही रहेगा ना, कॉस्ट आपको वही रहने वाला है। तो आपने पढ़ा है ना, कॉस्ट बराबर क्या होता है, रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी, यही कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए जरा, आपका जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ बुक्स वो आपका 960 बाई एक्स प्लस का 4 इंटू रेट। रेट जरा देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपने, अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ बुक्स हमको ज़्यादा मिला, नंबर ऑफ बुक्स और रेट, तो
न्यू रेट कितना x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 960, यानी कि कॉस्ट क्वांटिटी हो गया 960 बाई एक्स प्लस 4, ये नंबर बुक्स हो गया, यही क्वांटिटी का काम करेगा। और आपका बुक का दाम देखिए, एक बुक का दाम कितना है x माइनस 8, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 960 प्लस का 4x इंटू एक्स माइनस का 8 बराबर 960x। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 960x प्लस 4x स्क्वायर, इन दोनों को इससे कर लिया, अब इन दोनों को इससे करो तो माइनस का 8 सिक्स होता है 48, बचा 4, 9 8 जा कितना होता है 72, 72 और 4 76, 7680, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32, सो 32x बराबर 960x हो गया। तो 960x चला गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का 32x माइनस 7680 बराबर कितना 0, 4 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस कितना होगा 1920 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 19820, देखिए ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से वही चीज आएगा, और एक्स का वैल्यू पूछा था तो आप एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको इस टाइप का 2 क्वेश्चन बता दिया। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना था मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको एक बुक ओरिजिनल कॉस्ट दिया था x रुपीज, आपने नंबर बुक्स निकाल लिया कि कितने बुक्स हम खरीद पाएंगे, 960 बाई एक्स किया। 960 बाई एक्स क्यों किया, क्योंकि टोटल दाम 960 रुपये है, एक बुक का दाम x रुपीज है, तो कितने बुक खरीद पाएंगे 960 बाई एक्स बुक खरीद पाएंगे। अब एक बुक का न्यू कॉस्ट हमारा x माइनस 8 हो गया, क्योंकि आपका जैसे ही बोला कि एक बुक का दाम जो है 8 रुपये कम हो चुका है, तो न्यू कॉस्ट निकलेगा x माइनस 8। तो अब कितने बुक खरीदेंगे 960 बाई एक्स माइनस 8। अब इसको इक्वेशन बनाया, इसमें इसको माइनस क्यों किया, ये बहुत सिंपल सा है, या आप सिंपली जैसे सी क्वेश्चन में दिया उससे भी कर सकते हो कि जब आपका नंबर बुक्स अब खरीदा तो उसको 4 बुक ज्यादा मिला, तो किससे ज्यादा पहले वाले से 4 ज्यादा, इसलिए 960 बाई एक्स प्लस का 4 कर दिया। या आप ये भी कर सकते हो कि इसमें से किसको माइनस कर सकते हैं, तो ये कॉमन सेंस बोलते हैं ये ग्रेटर होगा ये स्मॉलर होगा, तो सॉरी ये स्मॉलर होगा ये ग्रेटर होगा, तो ये ग्रेटर है 960 बाई एक्स माइनस 8 में 960 बाई एक्स कर दिया हमने। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। दूसरे मेथड में नंबर ऑफ बुक्स हमने निकाल लिया, क्योंकि दूसरे मेथड में ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें कोई चेंज होगा नहीं, नंबर बुक्स वही रह जाएगा, न्यू कॉस्ट भी निकल जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ बुक्स जो है वो निकालेंगे नया वाला, तो पहले वाले से 4 ज्यादा, इसलिए 960 बाई एक्स प्लस का 4 करेंगे। फिर ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका फिर से यही क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 6 है मैथ्स का, जिसका नाम था सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपका खत्म हो चुका है, जिसमें मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताया, जैसे कि नंबर्स बेस्ड 2 क्वेश्चन बताए, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने टाइम एंड वर्क पे बेस्ड बताया, ज्योमेट्रिकल फिगर पे बताया है ना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बताया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन बताया, एज वाले क्वेश्चन बताए है ना, आपका जो है कॉस्ट और आपका रेट वाला क्वेश्चन बताया, ठीक ना, आपके अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन बताए। और इस तरह से मैंने आपके जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये जो चैप्टर है ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक थोड़ा अच्छा है ना, क्योंकि बिना बेसिक के आपका ये होगा नहीं। आपको हर चैप्टर को मिलाकर के इसमें से क्वेश्चन पूछता है ना वर्ड प्रॉब्लम में, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ जहां पर आपको दिक्कत हो बेसिक्स में, मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑलरेडी दिया है, अगर आप उसका जरूरत है उसका तो आप उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक ना। और जितना मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे करवा दिया 10 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करवा दिया है, आप इसको भी अच्छे से बिना देखे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, मतलब समझने के बाद दोबारा जब आप खुद से लगाइए तो क्वेश्चन से उतारिए और सोल्यूशन खुद से कीजिए। जब आपका सोल्यूशन बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो फिर से आप मेरे सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो उससे भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हद तक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है ना। और बेसिक का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन बताया गया है, और आपका पूरा ये जो लेक्चर था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।